नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले आयकर देखा है। आज की क्लास में हम 13-14 टैक्सेस के बारे में और देखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, फिर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, उसके बाद में लाभांश वितरण कर, पूंजी लाभ कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, संपत्ति कर, उपहार कर, इन सब डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद में मोडवेट, सेनवेट, वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और देन जीएसटी के बारे में, यानी इन अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। 1 से लेकर 8 तक जो लिखे हुए हैं ये डायरेक्ट टैक्स हैं, और 9 से लेकर 16 तक जो लिखे हुए हैं ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा आज का टैक्स रहेगा निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि निगम कर होता क्या है। देखिए बच्चों, निगम कर वस्तुतः कोई टर्म नहीं है, वस्तुतः ये आयकर है। तो आयकर एक तो लगता है व्यक्ति विशेष पर, इंडिविजुअल पर्सन पे, और दूसरा लगता है कंपनियों के ऊपर। तो कंपनियों पर जो आयकर लगता है उसको निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली चीज निगम कर क्या है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, यानी कंपनियों की नेट एनुअल इनकम पर लगाया जाता है और कंपनियों द्वारा इस टैक्स का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसे टैक्स होते हैं जो जिन पर लगाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा उनका भुगतान किया जाता है। चूँकि इसके बारे में हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा हम डिटेल यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सीधे आज एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। कंटिन्यूस क्लासेज चल रही हैं आपकी। तो निगम कर का मतलब क्या हुआ कि वह प्रत्यक्ष कर जो कंपनियों की जो शुद्ध वार्षिक आय है, नेट एनुअल इनकम है, या उनका जो प्रॉफिट है, इस पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर निगम कर कहलाता है, कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है। केंद्र सरकार इसको लगाती है और केंद्र सरकार इसको अधिग्रहित करती है। विशेष बात यह है कि इसको जो डिविजिबल पूल है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होता है, उसके अंतर्गत ये टैक्स नहीं आता, यानी राज्यों को इसका विभाजन नहीं मिलता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि ये है क्या। तो जरा ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको जब शेयर मार्केट मैंने पढ़ाया था तो वहाँ मैंने कहा भी था कि इसको मैं आगे डिटेल में चर्चा करूँगा। तो जैसे मान लेते हैं, उसी एग्जाम्पल से लेते हैं कि ये एक कंपनी है टाटा सन्स, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ना समझने के लिए। तो टाटा सन्स का मान लीजिए एनुअल इनकम, इसका एनुअल इनकम या टर्नओवर जो है मान लेते हैं वो कितना है, इसका है 50 करोड़। इतना कम नहीं है टाटा का, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझने के लिए, बात समझ रहे हैं। तो टाटा का टर्नओवर इसका कितना है, यानी कुल कारोबार 50 करोड़ है एक साल का एनुअल टर्नओवर। ठीक है, इनकम के बजाय आप इसको टर्नओवर देख लें। इसमें 50 करोड़ में टाटा को मान लीजिए कि 30 करोड़ रुपया तो उसने वेतन वगैरह दे दिया, खर्च हो गया है। ठीक है, वेतन और बाकी चीज़ों में उसका खर्च हो चुका है टाटा का, यानी जितने भी उसमें काम करने वाले हैं उन सब का खर्च हो चुका। तो इस हिसाब से इस कंपनी को 20,000 करोड़, ठीक है 20 करोड़, नोट 20,000, 20 करोड़ ये है इसका ग्रॉस एनुअल इनकम, या इसी को बोलते हैं बुक प्रॉफिट, खाते का लाभ, बुक प्रॉफिट या ग्रॉस एनुअल इनकम, यानी सकल वार्षिक आय। ठीक है, जिसके ऊपर मेट लगता है। अब इसमें से 20 करोड़ आय जो इसको ग्रॉस एनुअल इनकम हुई है, इसमें मान लीजिए इसको 4 करोड़ रुपया डेप्रिसिएशन हो गया, मूल्यह्रास। 4 करोड़ रुपया क्या हो गया, इसको डेप्रिसिएशन हो गया, मूल्यह्रास हो गया। तो अगर आप इस ग्रॉस एनुअल इनकम या बुक प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका नेट एनुअल इनकम। नेट एनुअल इनकम का मतलब क्या हो गया,
तो ग्रॉस एनुअल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। और इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, ग्रॉस एनुअल इनकम है इसका 20 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो ये नेट एनुअल इनकम कितना हो गया 16 करोड़ रुपया इसका नेट एनुअल इनकम है, यानी ये इसका प्रॉफिट हुआ। क्लियर हुआ सभी के। इसी नेट एनुअल इनकम पर जो कंपनी की नेट एनुअल इनकम है, इसी नेट एनुअल इनकम पर लगता है निगम कर। अब निगम कर की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, यह कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय यानी नेट एनुअल इनकम, अर्थात कंपनी के लाभ पर लगाया जाने वाला इस नेट एनुअल इनकम पर लगने वाला एक डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसीलिए इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, बिकॉज ये कंपनी के लाभ के ऊपर लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कंपनियों के ऊपर उसके नेट एनुअल इनकम के ऊपर लगने वाला ये प्रत्यक्ष कर है। तो नेट एनुअल इनकम के ऊपर क्या लगेगा, निगम कर लगेगा। बात सबके क्लियर हो गया। इस 16 करोड़ के ऊपर मान लीजिए जैसे 15% टैक्स लगा, या फिर मान लो जैसे टाटा पुरानी कंपनी है तो मान लो ये 25% इस पे टैक्स लगा या 22% इस पे टैक्स लगा, जो भी टैक्स के दायरे में आएगी। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो मान लो ये 22% टैक्स वाले स्लैब के अंदर आती है, तो इस हिसाब से इसके ऊपर 16 करोड़ के ऊपर 22% टैक्स प्लस 10% सरचार्ज और 4% सेस लगेगा। ठीक है, बाकी जो पैसा होगा वो फिर इसके शेयरधारकों में बांट दिया जाएगा और कुछ पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है। तो जो पैसा शेयरधारकों में बांटा जाता है उसको कहा जाता है वितरित लाभांश, और जो पैसा कंपनी अपने पास रखती है उसको कहा जाता है अवितरित लाभांश। ये जो वितरित लाभांश होता है, मतलब 16 करोड़ में मान लीजिए इस कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि भाई 10 करोड़ रुपया तो क्या करेगी, 10 करोड़ रुपया ये अपने शेयरधारकों में बांटेगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, वितरित लाभांश। वितरित लाभांश। और मान लो कंपनी ने कहा कि भाई 6 करोड़ रुपया अपने पास नकदी रखेगी, इसको क्या कहा जाएगा, अवितरित लाभांश। ये कंपनी की एक तरह से बचत हो गई। ठीक है, अवितरित लाभांश यानी कंपनी की बचत। तो कंपनी ये जो 16 करोड़ रुपया अपने शेयरधारकों में उनके शेयरों के अनुपात के तौर पर बांटती है, यहीं पर एक टैक्स लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या लगता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लाभांश वितरण कर, जिसे कि बजट 2021-22 के अंदर समाप्त करने की घोषणा की गई है। बात समझे, वो कहाँ लगता है, इसी वितरित लाभांश के ऊपर। यानी जब कंपनी नेट एनुअल इनकम पर कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर देती है, तो निगम कर जो है इसके बाद में, चूंकि इस पे निगम कर लगेगा डायरेक्ट, मैंने तो यहाँ 16 करोड़ ऐसे ही दिखा दिया आपको, इसके ऊपर निगम कर लगेगा। इस निगम कर के बाद जो पैसा बचेगा, मान लो जैसे 2 करोड़ लग गया, ऐसा मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10 करोड़ बांट दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, फिर 4 करोड़ रुपया। तो कंपनी के द्वारा निगम कर देने के बाद जो पैसा बचता है उसके ऊपर क्या लगता है बच्चों, उसके बाद में जो पैसा होगा उसमें एक तो कंपनी क्या करती है, बांट देती है, और दूसरा कंपनी अपने पास रखती है। तो जो बांटती है, जिसको वितरित लाभांश कहते हैं, इसके ऊपर डिविडेंड टैक्स लगता है। ठीक है, और जो कंपनी अपने पास रखती है, ये अवितरित लाभांश कंपनी की बचत हो गया। इतना सबके क्लियर हो गया। एक आप पढ़ेंगे मेट। मेट कहां पे लगता है, मेट लगता है बुक प्रॉफिट यानी ग्रोस एनुअल इनकम पे। याद रखना, नेट एनुअल इनकम पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और जो कंपनियां कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देती हैं ग्रॉस एनुअल इनकम के ऊपर, उनके ऊपर देना होता है मैट। और जो वितरित लाभांश होता है इसके ऊपर लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे मैट और डीडीटी को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंपनी की नेट एनुअल इनकम पर लगने वाले निगम कर को। तो निगम कर कहां पे लगता है, कंपनी के नेट एनुअल इनकम पर। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। तो निगम कर की परिभाषा एक बार फिर से मैं याद करा दूं। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, और ये किस पर लगता है, तो कंपनी की शुद्ध वार्षिक आय पर, यानी कंपनी की जो नेट एनुअल इनकम है इस पर लगने वाला ये एक प्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर निगम कर की दरों को बहुत कम किया गया है, और दुनिया में सबसे कम इसको कहा जा सकता है कि हमारे देश के अंदर 8% वर्ल्ड में सबसे मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स लग रहा है 15%। ठीक है,
छोटे देश कुछ ऐसे और भी हैं जिनमें हमारे से भी कम हैं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, तो उनसे यहाँ तुलना नहीं हो रही है। सामान्यतः जो बड़े देश हैं उनसे यहाँ पे चर्चा हो रही है, उनसे तुलना यहाँ पे की जा रही है। और अभी मैं आपको डेटा भी दे दूंगा कि किन देशों में कितना टैक्स, ये कॉरपोरेशन टैक्स लग रहा है। तो अर्थ एकदम सबके क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, किसी भी कंपनी की नेट एनुअल इनकम पर लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। बात समझ रहे हैं। अब जरा वर्तमान डेटा के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बजट 2020-21 में इस निगम कर को 30% से घटाकर 22% करने की घोषणा की गई थी। इस हेतु कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019 टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। अर्थात इस अधिनियम से 1961 का जो आयकर अधिनियम है तथा वित्त अधिनियम 2019 है, इसको संशोधित किया गया। वित्त अधिनियम 2019 अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, बाद में इसको कानून बनाया गया। इन दोनों में संशोधन किया गया है। बात समझे। इस एक्ट के माध्यम से 2 प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान यह किया गया कि ऐसी घरेलू कंपनियां जिनके ऊपर निगम कर की दर 30% लगती थी, उन घरेलू कंपनियों पर अब निगम कर की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया। शर्त यह रखा गया कि ऐसी कंपनियां जिन पर अब 22% टैक्स लगेगा वो और किसी प्रकार का बेनिफिट या छूट नहीं लेती हैं। ठीक है, ऐसी कंपनियों को अन्य कटौतियों का दावा ना करे, यानी किसी भी तरह की अन्य छूट इनको नहीं मिलेगी। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या कहा, ऐसी कंपनियां जो 30 सितंबर 2019 के बाद स्थापित की गई हैं, यानी नई कंपनियां हैं जो कब स्थापित हुई है, आफ्टर 30 सितंबर 2019 के बाद स्थापित हुई हैं, यानी उनका पंजीकरण हुआ है और 1 अप्रैल 2023 से पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर देंगी। ऐसी कंपनियां 1 अप्रैल 2023 से पहले निर्माण कार्य यानी प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। तो ऐसी कंपनियों को 15% निगम कर चुकाना होगा। ठीक है, यदि ये कंपनियां चाहें तो आगामी वर्षों में, यानी 3 वर्ष जो जैसे 2023 तक ये मान लीजिए अपना ये प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को 2023 से पहले निर्माण कार्य शुरू करना होगा। इन कंपनियों को 15% निगम कर चुकाना होगा। यदि ये कंपनियां चाहें तो आगामी वर्षों में फिर 22% वाला विकल्प चुन सकती हैं। यदि 15% का विकल्प अमान्य हो जाता है तो बात समझना कि अभी जो कंपनियां स्टैब्लिश हुई हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में निवेश आए। इसके लिए हमने क्या बनाया कि भाई ऐसी कंपनियां जो 30 सितंबर 2019 के बाद स्थापित हुई हैं और 1 अप्रैल 2023 से पहले इनकी प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, कामकाज प्रारंभ हो जाता है, तो इन पर 15% केवल निगम कर लगेगा। और ये कहा गया कि मान लो अगर भविष्य में सरकार इस प्रावधान को समाप्त कर देती है तो ये कंपनियां फिर 22% वाले विकल्प को निगम करके विकल्प को चुन सकती है। तो ये जो अधिनियम लागू हुआ है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां निगम कर की दर सबसे कम है। क्लियर हुआ सबके? जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, बाकी देशों की तुलना में आपको पता चल जाएगा कि हमारे देश के अंदर अभी निगम कर की जैसे ओल्ड दर थी तो 30% थी और अब कितनी हो गई है, 22% हो चुके हैं, 22% ये नई दर है। बात समझे? तो ये जैसे कुछ देशों की बात नहीं करनी है हमें। और दूसरी चीज यहाँ पे अब जो नया वाला छोटी कंपनियों के लिए वो कितना हो गया, 15%। ये तो कितना है, उन जो पुरानी वाली कंपनियां उनके लिए, नई कंपनियों के लिए जो 2019 सितंबर 2019 के बाद में स्टैब्लिश हुई है उनके लिए ये कितना हो गया, 15% कर दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से भारत में अब ये दुनिया में सबसे कम कर हो गया बड़े देशों के अंदर। एक जैसे मॉरिशस है तो मॉरिशस के अंदर 15% है। ठीक है, बाकी में आप देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा ही है। तो इससे क्या होगा, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां हमारे देश के अंदर आकर्षित होके हमारे देश के अंदर काम करने के लिए आएंगी। बात समझ रहे हैं सभी आप? अब आगे जरा हम लोग इसमें और डेटा देख लेते हैं तुलना करने के लिए। देखिए बच्चों, कॉरपोरेशन टैक्स एनुअल ईयर 2021-22 के लिए डोमेस्टिक कंपनियों के लिए कितना बनाया गया है, तो ऐसी कंपनियां जो किसी भी तरह का छूट या इंसेंटिव की डिमांड नहीं करती हैं, ऐसी कंपनियां जो घरेलू कंपनियां हैं जो किसी भी तरह की
क्लेम नहीं करती है टैक्स अजम्पशन की और इंसेंटिव की, तो उनके ऊपर 22% टैक्स लगेगा। ठीक है, इसके बाद इन कंपनियों के ऊपर जो सेस और सरचार्ज है वो और लगाया जाएगा। तो इसमें जैसे 10% तो लगेगा सरचार्ज और 4% लगेगा सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 25.17%। कैसे आप इसको निकाल सकते हैं? आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 22% प्लस 10% प्लस 4%। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली कितना आ जाएगा? 25.17%। ठीक है, और इन कंपनियों के ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी लागू नहीं किया जाएगा। ये नए प्रावधान अभी भारत सरकार ने फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए प्रावधान किए हैं। और ऐसी कंपनियां जो चाहती हैं कि भाई उनको टैक्स में छूट और इंसेंटिव वाले प्रावधान मिले, तो उनके लिए फिर पुरानी वाली दर 30% रहेगी और इनके ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के प्रावधान भी लागू रहेंगे। ठीक है, 15% कर दिया, यद्यपि उसको पहले था ये 18.5%, उसको अब घटा करके कितना कर दिया? 15% कर दिया गया है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की रेट को। ठीक है, तो जो कंपनियां टैक्स में छूट की डिमांड करती हैं उनके ऊपर 30% और जो कंपनियां छूट की डिमांड नहीं करती हैं, कर में किसी भी तरह की कटौतियों की डिमांड नहीं करती हैं, तो उन पर 22% और प्लस सेस और सरचार्ज जो भी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा वो उनके ऊपर लागू होगा। और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो उनके ऊपर 15% लगेगा, साथ ही साथ उनके ऊपर भी जो सेस और सरचार्ज है वो लागू होगा। पहले 25% ये टैक्स इनके ऊपर लागू होता था। तो कॉरपोरेट टैक्स की जो मौजूदा दर है और सरचार्ज सेस हैं वो क्या है? सेक्शन 115 BAA 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों के ऊपर 22% सरचार्ज, 22% तो कॉर्पोरेशन टैक्स और सरचार्ज कितना लगेगा? 10% और सेस है 4%। तो इफेक्टिवली टैक्स रेट इनके ऊपर कितना हो गया? 25.17, यानी इस कैटेगरी वाली। और सेक्शन 115 BAB के तहत 15% निगम कर, 10% सरचार्ज और सेस कितना लगेगा? 4%। तो इस हिसाब से इफेक्टिव निगम कर कितना रहेगा? 17.16%। बात सबके क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये वो कंपनियां हैं जो छूट में किसी भी तरह की टैक्स छूट की मांग नहीं करती। ये वो कंपनियां जो 2019 के बाद में स्टैब्लिश हुई हैं, 2019 के बाद में इनको स्टैब्लिश किया गया है और 2023 से पहले ये कंपनियां क्या कर लेंगी? अपना प्रोडक्शन शुरू कर लेंगी। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? अब चलिए आगे और देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यह आरोपित किया जाता है, केंद्र सरकार संग्रहित करती है, भारत में 1961 से पहले कंपनियों पर उनके लाभ पर जो टैक्स लगता था उसे सुपर टैक्स कहा जाता था। ठीक है, लेकिन उसे 1961 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कंपनियों की शुद्ध वार्षिक आय यानी नेट एनुअल इनकम पर अब क्या लगाया जाने लग गया? निगम कर लगाया जाने लग गया। यानी पहले जो सुपर टैक्स लगता था उसको समाप्त करके उसके स्थान पर 1961 से क्या लगाया जाने लग गया? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाया जाने लग गया। इसे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों या निगमों के ऊपर लगाया जाता है। सबके एकदम क्लियर हो गया निगम कर क्या है? अभी हाल ही के अंदर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स की बात चल रही है कि भाई 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स लागू किया जाना चाहिए। इसके ऊपर अगला एक वीडियो में लेके आऊंगा कि इसके क्या लाभ होंगे, क्या इसके नुकसान है, भारत को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है, ये सारी चीजों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उसमें उसके कॉन्स एंड प्रॉन्स देखा जाएगा। हाल ही में जो G7 की समिट हुई है, 47 समिट ब्रिटेन के अंदर, उसके अंदर बच्चों इस पर सहमति बनी है कि भविष्य में पूरी दुनिया के देशों के लिए सहमति बना करके एक 15% मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स की दर वर्ल्ड लेवल पे लागू होनी चाहिए। तो उसके क्या लाभ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। बात समझे? दूसरा टैक्स आता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। देखो ये न्यूनतम वैकल्पिक कर है क्या? कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो ये कहती है कि हमारा नेट एनुअल इनकम है वो शून्य है। ठीक है,
तो नेट एनुअल इनकम के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, और नेट एनुअल इनकम अगर हमारी शून्य है तो फिर हम कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर देने से वो बच सकते हैं। तो जरा इसको ध्यान से समझना बच्चों। जरा ये क्या है, वित्त अधिनियम 1996 के तहत वर्ष 1997 में मेट को प्रारंभ किया गया था। इस व्यवस्था के तहत जिन कंपनियों का नेट प्रॉफिट शून्य है, ठीक है, उन्हें निगम कर के बजाय अपने सकल लाभ यानी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, खाते का लाभ है, बुक प्रॉफिट है, उस पर मेट देना पड़ता है। मेट की जो दर है ये वर्तमान में कितनी है, 15% कर दी गई है। अभी जस्ट आपको मैंने बताया। तो इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये टाटा सन्स है, तो टाटा सन्स में 100 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट्स या कंपनियां हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे टाटा के पास 3 कंपनियां हैं, एक हो गई टाटा मोटर्स, ठीक है, दूसरा हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, और मान लीजिए तीसरा हम इसके अंदर ले लेते हैं टाटा साल्ट, ठीक है। ये 3 कंपनियां हैं। तो मान लीजिए टाटा मोटर्स के अंदर 25 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए, टाटा मोटर्स के अंदर क्या हो जाए, 25 करोड़ रुपया घाटा हो जाए, और ये जो TCS है इसमें मान लीजिए टाटा को 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, टाटा को कितना हो, 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो, और इसमें भी टाटा को मान लीजिए 5 करोड़ रुपए का घाटा हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए नेगेटिव है दोनों में और इसमें पॉजिटिव है। तो टाटा में मान लो ये 3 ग्रुप हैं, 3 कंपनियां हैं। टाटा सन्स का इसमें 25 करोड़ का घाटा, इसमें 30 करोड़ प्रॉफिट, इसमें 5 करोड़ का घाटा हुआ। तो टाटा ये कहे कि भाई हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट है कंपनी टाटा सन्स का वो तो क्या है, 0 है। हमारा नेट एनुअल इनकम तो 0 है, यहाँ 25 करोड़ घाटा, यहाँ 5 करोड़ घाटा, यानी 30 करोड़ घाटा और 30 करोड़ प्रॉफिट। तो हमारा नेट एनुअल इनकम, नेट प्रॉफिट टाटा सन्स का 0 है, इसलिए हमारे ऊपर निगम कर नहीं लगना चाहिए। और कंपनियां क्या करती है, निगम कर को बचाने के लिए इस तरह के ये प्रावधान कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी ला रहे हैं और उस कंपनी के प्रमोशन के लिए आप बहुत कम कीमत पे अपने उत्पाद बेचें। जैसे रिलायंस जियो जब आया था तो रिलायंस जियो एकदम फ्री में सर्विसेज दे रहा था, उसके बाद नॉमिनल चार्ज के ऊपर दे रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है इससे कंपनी को घाटा होगा। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जियो कितना पॉपुलर हो गया। आज जियो 4G के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। VI दोनों को एक साथ आना पड़ा, वोडाफोन आइडिया को, एयरटेल भी हाँफ रहा है, और अपना BSNL और MTNL उनका तो कहीं पता ही नहीं है, कई कंपनियां आउट हो गई है, ठीक है। तो इसका फायदा मिलता है बाद में इनको, और इस तरह से क्या करती है कंपनियां, अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेच करके घाटा दिखा देती हैं, और जिस कंपनी में प्रॉफिट होता है उसका टैक्स देने से ये बच जाती हैं। तो 1997 में गवर्नमेंट ने ऐसे कहा कि भाई देखो ऐसा है, या तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या दीजिए, निगम कर दीजिए, ठीक है, जो कि 22% है, प्लस 10% सरचार्ज, और उसके ऊपर आपको 4% सेस और देना पड़ेगा। या फिर आप क्या कीजिए कि आपका जो टाटा सन्स का बुक प्रॉफिट है, उस बुक प्रॉफिट के ऊपर एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दो जो कि 15%। अब आपको जो भी अच्छा लगे वो आप दे दीजिए। तो आपने अभी एग्जांपल में देखा था ना, मैंने आपको एक तो बताया था ग्रॉस एनुअल इनकम, और एक आपको मैंने बताया था नेट एनुअल इनकम। तो नेट एनुअल इनकम मतलब ग्रॉस एनुअल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस एनुअल इनकम मतलब क्या हो गया, कंपनी का टर्नओवर, उसमें जितने भी उसके खर्चे हुए हैं वो घटा दे तो उसका होता है ग्रॉस एनुअल इनकम। तो मैट किस पे लगता है, ग्रॉस एनुअल इनकम के ऊपर लगता है, और नेट एनुअल इनकम जो होती है इसके ऊपर आपको देना होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो अब गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि भाई या तो आप इसके ऊपर क्या दीजिए, आप कॉर्पोरेशन टैक्स दीजिए जो ज्यादा होता है, ठीक है, और या इसके ऊपर आप एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दीजिए, लेकिन टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। तो ये है क्या मैट, इस व्यवस्था के तहत जिन कंपनियों का नेट प्रॉफिट शून्य है, जैसे इस एग्जांपल में मान लो टाटा की ये 3 कंपनियां, इसमें प्रॉफिट, इसमें घाटा, इसमें घाटा, ओवरऑल टाटा को ना प्रॉफिट ना घाटा, उसका क्या रहा है, नेट एनुअल इनकम 0 रहा है, नेट प्रॉफिट शून्य है। तो उन्हें निगम करके बजाय, यानी आप नेट एनुअल इनकम के ऊपर इस पर आप निगम कर देने की बजाय खाते के लाभ पर ग्रॉस एनुअल इनकम या बुक प्रॉफिट के ऊपर मेट दे दीजिए, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दीजिए, जिसकी रेट सामान्यतः कम होती है, 15% है। क्लियर हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में वित्त अधिनियम 1987 के तहत वित्त वर्ष 1988-89 में मेट लागू किया गया था, यानी पहली बार हमारे देश में
मेट लागू कब किया गया था? 1988-89 में, लेकिन इसका काफ़ी विरोध किया गया और हमारे देश के अंदर चूंकि आप जानते हैं 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, इसलिए सरकार ने 1991-92 में इसे वापस ले लिया। लेकिन बाद में पुनः फाइनेंस एक्ट 1996 के माध्यम से इसे अगले वित्त वर्ष यानी 1997-98 में इसे लागू कर दिया गया, क्योंकि उस समय फिर कंपनियों की स्थिति ठीक हो चुकी थी और ये काफ़ी टैक्स चोरी कर रही थी। तो सरकार के द्वारा इसे मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स ला करके इस तरह से कंपनियों की ये जो टैक्स चोरी करने की प्रवृत्ति है इसके ऊपर रोक लगाई गई। बात समझ गए बच्चों? तो कंपनियों को ये विकल्प दिया गया कि भाई या तो आप निगम कर भर दो, अगर निगम कर आपको मान लो आप कह रहे हैं कि सरकार के विभिन्न प्रकार के जो टैक्स छूट और बाकी चीज़ों का फायदा उठा करके आप अपना नेट प्रॉफिट अगर जीरो बता देंगे तो ऐसे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो पब्लिक फाइनेंस कम आएगा तो गवर्नमेंट काम कैसे चलेगा। और आप देखेंगे कि इस साल के बजट को छोड़ दिया जाए तो पिछले 10-15 साल के जितने भी बजट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता था वो निगम कर के माध्यम से आ रहा है। इस बार निगम कर 13% रहा, आयकर 14% और जीएसटी 15%, तीसरे स्थान पे पहुंच गया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स इसके माध्यम से गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। तो वे कंपनियां जो सरकार के लूपहोल या टैक्स कानूनों के लूपहोल का फायदा उठा करके या छूटों का फायदा उठा करके और अपना डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा करके या अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा करके निगम कर देने से बचती थी, उनके लिए अब सरकार ने 1997 से क्या लागू कर दिया? मेट लागू कर दिया कि भैया आप या तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स दे दो या फिर आप निगम कर दे दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। क्लियर हुआ सभी के? अब ये जो मेट है इसकी रेट कितनी कर दी गई है? तो ये मैंने आपको एक 2005-06 से लेकर के और 2021-22 तक का या प्रेजेंट तक का आप देख लीजिए, ग्राफ आपको दिखाया गया है कि पहले 7.5%, 10%, 15%, फिर ये बढ़ा करके 18%, फिर 18.5% रखा गया। लेकिन 2019-20 के बजट से इसे कम करके और कितना कर दिया? 18.5% से 15% कर दिया गया है। 2020-21 में 15% और वर्तमान समय में भी कितना है? 15% है। क्लियर हुआ सभी के? तो मेट को कम इसलिए किया गया ताकि कोरोना काल के दौरान जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, आर्थिक गतिविधियां बंद है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, कंपनियों को थोड़ा इससे बेनिफिट मिल सके, इसके लिए इसको ऐसा किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में विदेशी निवेश आ सके और घरेलू निवेश आ सके और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट प्रत्यक्ष कर हम देखते हैं प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। देखिए, प्रतिभूति ट्रांजैक्शन टैक्स कब लगता है? जब शेयर बाजार के अंदर हम शेयर खरीदते हैं अथवा बेचते हैं तो हमें एक टैक्स देना पड़ता है। जब शेयर बाजार में कोई निवेशक शेयर बेचे या खरीदे तो खरीदते और बेचते समय एक टैक्स देना पड़ता है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या प्रतिभूति लेन देन कर। बात समझ गए? तो ये कर भारत के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। क्रेता और विक्रेता दोनों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में शेयर मूल्य का 0.1% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में भुगतान करना होता है। ठीक है, यानी आप जब भी शेयरों का लेन देन करेंगे तो शेयरों का क्रय करने में या उसका बिक्री करने में क्रेता और विक्रेता को एक टैक्स देना होता है। उसको क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। बात सबके क्लियर हो गया? इसकी दर बहुत कम है, 0.1% ये टैक्स लगभग रखा गया है, लेकिन इससे भी गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। चूंकि आप जानते हैं शेयर मार्केट के अंदर लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन, शेयर्स का क्रय विक्रय दिन भर होता रहता है। नेक्स्ट है बच्चों लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, DDT। ये चर्चा में अभी, चूंकि इसको फिस्कल ईयर 2021-22 के बजट में अब इसको समाप्त करने की घोषणा हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने की है। अभी आप जानते हैं कि आयकर है ये 3 तरीके से लिया जाता है, या कह सकते हैं कि कंपनियों को 3 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। एक उनको निगम कर देना होता है, उसके बाद में मेट देना होता है, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और फिर आयकर भी लगता है। ठीक है, तो अब इसको समाप्त कर दिया गया। ये है क्या?
लाभांश वितरण कर वह कर है जो कॉरपोरेट द्वारा अपने शेयरधारकों को दिए गए लाभांश पर देय होता है। अभी आपको मैंने जब निगम कर पढ़ाया था तो मैंने आपको यह कहा था कि मान लो टाटा सन्स को 16 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। निगम कर देने के बाद ये, जैसे हमने उस एग्जाम्पल में 2 करोड़ निगम कर दिखाया था, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था, तो 2 करोड़ रुपया निगम कर घटा देंगे तो कितना रह गया, 14 करोड़ रुपया। ये उसका वो प्रॉफिट है जिसको वो कंपनी या तो अपने पास रखे या अपने शेयरधारकों में बांट दे। तो ध्यान से जरा समझिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट एनुअल इनकम कितना है, 16 करोड़। इसके ऊपर मान लो 2 करोड़ रुपया निगम कर लग गया, उसके बाद में 14 करोड़ रुपया कंपनी के पास बचा। इस 14 करोड़ में कंपनी क्या करती है, एक तो कंपनी वितरित करेगी किसको, अपने शेयरधारकों को, ठीक है। मान लीजिए उसने 12 करोड़ रुपया बांटने का सोचा कि भाई मेरे जितने शेयरधारक हैं उसको इस बार 12 करोड़ रुपया में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी शेयरधारक के पास कंपनी के 50% शेयर हैं तो उसको कितना मिलेगा, 6 करोड़ मिल जाएगा। किसी के पास मान लीजिए 25% शेयर हैं तो उसको कितना मिलेगा, 3 करोड़। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, उसके आनुपातिक रूप से इस तरह से प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है। तो जब कंपनी अपने लाभांश का इस तरह से वितरण करती है शेयरधारकों में, तो शेयरधारकों को जो लाभांश दिया जाता है, इस लाभांश पर एक टैक्स लगता है, उसी को क्या कहते हैं, लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं आपको यहां कनेक्ट करवा रहा हूं कि पिछले निगम कर में मैंने आपको कहा था कि देखो जो टाटा सन्स है उसके मेट कहां लगेगा, ग्रॉस एनुअल इनकम पे, और आपको मैंने वहां बताया था कि भाई निगम कर कहां लगता है, नेट एनुअल इनकम पे। और नेट एनुअल इनकम पे जब निगम कर दे दिया जाता है उसके बाद जो पैसा बचेगा, इसमें जब कंपनी निगम कर देने के बाद जो ये पैसा बचा, इसमें कुछ तो कंपनी अपने शेयरधारकों में बांटती है और कुछ पैसा कंपनी अपने पास रखती है, उसको कहा जाता है अवितरित लाभांश। क्या कहा जाता है, अवितरित लाभांश या कंपनी की सेविंग इसको कहा जा सकता है। कंपनी की ये क्या है, एक तरह से बचत होती है। ये जितना बढ़ता है उतना ही कंपनी की नकदी बढ़ती है। जैसे इस एग्जांपल में कंपनी की नकदी कितनी है, 2 करोड़ है, 14 करोड़ था, 12 करोड़ बांट रही है शेयरधारकों में, 2 करोड़ उसके पास बचेगा। तो ये जो 12 करोड़ रुपया विभिन्न प्रकार के शेयरधारकों में बटेगा। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया कि ए का मान लो 50% शेयर है, बी का मान लो 25% शेयर है, सी का मान लीजिए 15% शेयर है और डी जो है इसका मान लेते हैं 10% शेयर है। तो इनको आनुपातिक तौर पर इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिलेगा 12 करोड़ का 50% यानी 6 करोड़, इसको 3 करोड़ मिलेगा। और ये जो बाकी लोग हैं इनको फिर आनुपातिक रूप से जो भी इनका हिस्सेदारी आएगी वो इनको मिलेगा। इसी के ऊपर क्या लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, यानी क्या लगेगा, लाभांश वितरण कर लगेगा। बात सबके क्लियर हुआ। बजट 2021-22 से लाभांश वितरण कर को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। तो ये फायदा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था इसकी रेट बहुत ज्यादा होती थी। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका बेसिक 15%, फिर इसके ऊपर सरचार्ज लग जाता था, उसके बाद सेस लगता था, और जिसके बाद जो भी इफेक्टिव रेट आती थी वो इनके ऊपर लगता था, तो बहुत ज्यादा इसमें लग जाता था। तो इससे क्या होता था, अब क्या होगा कि कंपनियों में बहुत ज्यादा निवेश आएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ना होने के परिणाम स्वरूप शेयरधारकों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अभी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है, चूंकि आप जानते हैं ना कि अभी क्या हो रहा है, कोरोना महामारी के कारण हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन हो गई थी, और अब उसको बूम लाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले ऐसी चर्चा थी कि गवर्नमेंट विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये प्लान भी कर रही है कि विदेशी कंपनियों को 10 वर्षों के लिए निगम कर की दर को घटाकर 10% कर दिया जाए। अभी 40% है विदेशी निवेशकों के लिए, तो 10% करेंगे। तो कहा कि नई कंपनियां अगर हमारे देश के अंदर आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ठीक है, उसमें कुछ क्षेत्र इन्होंने निर्धारित किए हैं, तो उनके लिए इतना परसेंट 10% निगम कर प्रपोज किया गया है, अभी लागू नहीं किया गया ऐसा। तो इसके कारण विदेशी निवेश बहुत ज्यादा हमारे देश में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है, आपके क्लियर होना चाहिए, लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके बाद में आता है बच्चों पूंजी लाभ कर।
कैपिटल गेन्स टैक्स। देखो कैपिटल गेन्स क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदी और वो संपत्ति है मान लो 1000 रुपए की। आपने संपत्ति खरीदी कितने की? 1000 रुपए की। जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा 1000 रुपए का और उसने, ये उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, यानी उसका क्रय मूल्य 1000 रुपया। आपने इसको 1 साल बाद मान लीजिए 1500 रुपए में बेचा, ये है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीद के आपने 1500 रुपए में बेचा तो आपको 500 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया एक तरह से। 500 रुपीज क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। तो अब जरा ध्यान से समझना, देखो किसी भी परिसंपत्ति को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है और जिस मूल्य पर आप उसको बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है। इन दोनों का जो अंतर है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ 500 रुपया प्रॉफिट हुआ तो इसको कहा जाता है पूंजी लाभ है। इसको क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ। भाई ज्यादा में बेचोगे तो पूंजी लाभ हुआ, कम में बेचोगे तो पूंजी हानि होगी। ठीक है, यानी अगर 1000 में खरीद के 900 में बेचोगे तो 100 रुपया लॉस हुआ और 1000 में खरीद के 1500 में बेचोगे तो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या है? इस एग्जाम्पल में पूंजी लाभ है। इसी लाभ के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसको कहा जाएगा पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या कहा जाएगा इसको? पूंजी लाभ कर। ध्यान से समझो, क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं पूंजी लाभ, और इस लाभ पर लगने वाले कर को क्या कहेंगे? पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन्स टैक्स। क्लियर हुआ इतना सबके? अब एक बार परिभाषा इसको देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या लिख रखा है यहाँ पे। यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति एवं प्रतिभूतियों जैसे भूमि, भवन, शेयर, डिबेंचर, गोल्ड या अन्य कोई संपत्ति जब अपनी खरीद लागत, ये है इसकी खरीद लागत या निर्माण लागत बनाने में, जैसे मकान बनाओगे तो वहां क्या आएगी? बनाने की लागत आएगी। ठीक है, और शेयर वगैरह आपकी खरीद लागत आएगी, जमीन खरीद लागत आएगी, जमीन तो बना नहीं सकते हम लोग। ठीक है, सोना खरीद लागत आएगी, सोना आप तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लागत से अधिक मूल्य पर बिकती है, सेलिंग प्राइस अगर उसका ज्यादा है तो इस पर होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल गेन कहा जाता है, पूंजी लाभ कहा जाता है। ठीक है, और इसी पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, पूंजी लाभ कर कहा जाता है। एकदम सिंपल सा है, सस्ते में खरीद के ज्यादा में बेच दिया जाए किसी एसेट्स को तो उस पर जो लाभ होगा कैपिटल गेन्स हुआ, उस पर अगर टैक्स लगा तो कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ये कहा गया कि ये जो लाभ हो रहा है, ये 500 रुपए का भाई आपको लाभ हुआ तो ये तो आपकी आय बढ़ाएगा ना भाई। आपकी 500 रुपया ज्यादा मूल्य में बिका तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या है? ये आपके इनकम के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। इसीलिए संपत्ति हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति, यानी संपत्ति को बेचने वाले व्यक्ति को, हस्तांतरित या ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए लाभ पर आय कर के रूप में टैक्स देना होता है, जिसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी के? यानी आप जितना पैसा बेचकर कमाओगे संपत्ति तो ये जो लाभ है इसको आय के रूप में कर देना होता है। इसे क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ कर कहा जाता है। अब इस पूंजी लाभ कर को टाइम पीरियड के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो अल्पकालीन पूंजी लाभ कर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और दूसरा होता है बच्चों दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर से एक बार समझा रहा हूं, कोई वस्तु आपने 1000 रुपए में परचेज की, 1500 रुपए में बेचा, 500 रुपया प्रॉफिट हुआ तो ये हुआ कैपिटल गेन, पूंजी लाभ है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पूंजी लाभ कर। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है अल्पकालीन पूंजी लाभ कर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी परिसंपत्ति को, ठीक है, किसी भी परिसंपत्ति को आपने 24 महीने 24 मंथ 24 माह, जैसे जो अचल संपत्तियां हैं जैसे जमीन हो गई, मकान हो गया, भवन हो गया, ये इनके लिए तो है 24 महीने, सोने जेवरात इनके लिए 36 माह है। ठीक है, और शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि के लिए 1 वर्ष है। ठीक है, यानी ये हो गया 24 माह, ये हो गया 36 माह और ये हो गया 1 वर्ष। इससे पहले अगर आपने बेच दिया
24 माह से पहले जमीन खरीद के आपने प्रॉफिट में बेच दिया, 36 माह से पहले गोल्ड खरीद के आपने प्रॉफिट में बेच दिया, 1 वर्ष से पहले आपने शेयर खरीद के बेच दिया, आज खरीदा आज ही बेच दिया, आज खरीदा 10 दिन बाद बेचा, आज खरीदा 11 माह 20 दिन बाद आपने बेचा, तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। इसकी दर है 15%। कितना टैक्स देना होगा आपको, 15% टैक्स देना होगा। और यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ करे, इसका मतलब जमीन जायदाद जो आपकी अचल वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको 24 माह से ज्यादा समय के बाद बेचा, या जो अन्य संपत्तियां जैसे गोल्ड जेवरात इत्यादि को 36 माह के बाद आपने खरीद के बेचा, और शेयर इत्यादि को 1 वर्ष के बाद में बेचा, यानी 24 माह बाद, 36 माह बाद, 1 वर्ष बाद में अगर आप इन चीजों को बेचते हैं और प्रॉफिट होता है, तो ये क्या लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और इसकी दर है 10%। क्लियर हुआ होगा एकदम सबके, सिंपल सा था, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर तो टैक्स पहले से लगता था, तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई आप अगर शॉर्ट टर्म में इस तरह से निवेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई देखो ऐसा है, शेयर आप खरीदते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा आप बेचते हो खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपकी आय बढ़ेगी, तो आपको आयकर देना चाहिए चूंकि आपका यही धंधा है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप साल भर बाद में शेयर बेच रहे हैं, या आप जमीन जायदाद को 24 माह बाद बेच रहे हैं, सोने चांदी को आप सोने इत्यादि को 36 माह बाद बेच रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, तो आय तो बढ़ रही है ना, इसलिए आपको एक तरह से आय बढ़ रही है, तो इसके ऊपर आपको ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, ठीक है। बजट 2018-19 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10% किया गया, ठीक। तो जरा देखते हैं अल्पकालीन पूंजी लाभ कर यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है। यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति जैसे भूमि भवन इत्यादि विक्रेता के पास 24 माह एवं प्रतिभूति सिक्योरिटीज जैसे कोई शेयर हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, 1 वर्ष से कम समय की अवधि के लिए रही हो, ठीक है, बेचने वाले के पास, तो उस प्रतिभूति को जब वो बेचेगा और बेचने से जो उसको पूंजी लाभ होगा उस पर लगने वाले कर को अल्पकालीन पूंजी लाभ कर कहा जाएगा। इसकी दर कितनी है, 15% है। क्लियर हुआ बच्चों सभी के। अब देखो यहां ध्यान रखना, अगर मान लो सोना इत्यादि आप बेच रहे हैं तो उसकी कितनी है, 36 माह है। क्लियर हुआ, पहले इनके लिए भी 36 माह थी, भूमि भवन इत्यादि के लिए भी, लेकिन अब इसके लिए कितना कर दिया है, 24 माह कर दिया गया है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति जैसे भूमि भवन 24 माह से अधिक या प्रतिभूति जैसे शेयर डिबेंचर 1 वर्ष से अधिक अथवा सोना इत्यादि जो संपत्ति आप रखते हैं उसको अगर आप 36 माह से अधिक समय तक विक्रेता के पास रही हो, यानी जो बेच रहा है उसने 3 वर्ष से ज्यादा सोना रखा, 2 वर्ष से ज्यादा जमीन रखा, 1 वर्ष से ज्यादा समय तक शेयर इत्यादि अपने पास रखा रहा, बेचा नहीं खरीदने के बाद और अब बेच रहा है, तो उस प्रतिभूति के विक्रय से होने वाले पूंजी लाभ पर जो कर लगेगा उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर कहा जाएगा। बजट 2018-19 में 1 वर्ष से अधिक समय तक रोक कर रखे गए शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर निवेशकों को 1 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का भुगतान करना होगा। ये प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया सभी के। तो ये किसके ऊपर लागू नहीं होगा, जैसे आपके पिताजी ने आपको जमीन दिया, ठीक है, आपके पिताजी ने आपको जमीन दिया तो वो बेचे थोड़े हैं, वो तो विरासत आपको मिलेगी उत्तराधिकार के अंदर, तो उसके ऊपर ये कैपिटल गेन्स टैक्स लागू नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। जो विरासती वस्तुएं होती हैं, ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर पूंजी लाभ का सिद्धांत लागू नहीं होता है। क्यों? इस स्थिति में कोई संपत्ति बेची नहीं जा रही है अपितु ट्रांसफर हो रही है। पिताजी की संपत्ति आपको दान में दी जा रही है, आपको ट्रांसफर की गई है, ठीक है। आयकर अधिनियम में खास तौर पर उन संपत्तियों को कर से छूट प्रदान की गई है जो वसीयत के माध्यम से उपहार के रूप में प्रदान की जाती है। पिताजी अपने पुत्र पुत्रियों को अगर वसीयत के तौर पर लिख करके दे जाएं तो फिर आपको यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, भले ही उसकी रेट पहले 10 लाख थी अब 10 करोड़ क्यों ना हो जाए। क्लियर हुआ सभी के।
फिर नेक्स्ट टैक्स हम देखते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। देखिए बच्चों, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में आप रोजगार कर रहे हैं, तो उस कंपनी में एक तो आपकी सैलरी मिलती है, इस सैलरी के साथ साथ आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे मान लो रहने के लिए आवास मिले, आने जाने के लिए आपको मान लीजिए ट्रेवल अलाउंस मिले, परिवहन भत्ता मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा टेलीफोन भी घर पे कंपनी लगा के दे, फर्नीचर भी कंपनी दे, ठीक। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की फीस सारी फ्री कर दे। जब आप रिटायर्ड होते हैं तो एक मुश्त आपके पीएफ में उसने सारा अनुदान दिया है, वो भी आपको मिलता है। ये सारे क्या हैं? ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से हैं। अगर मान लो रहने के लिए आपको कंपनी 1 लाख रुपया सैलरी दे रही है और कहे आपको 20,000 रुपये का आवास भत्ता मिल जाए, तो वो भी तो आपकी इनकम है, वरना आपकी सैलरी में कटेगा तो आपके पास बचेगा 80,000 रुपये, और कंपनी 20,000 का मकान दे रही है तो आपको फायदा मिल रहा है। टेलीफोन का बिल का पैसा दे रही है, आने जाने के लिए पैसा दे रही है, खाने का पैसा दे रही है, बच्चों को पढ़ाने का पैसा दे रही है। तो इन सब के ऊपर जितनी इनकम आप खर्च करते वो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये एक तरह से आय है, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। जरा ध्यान से समझिए। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स की शुरुआत वित्त वर्ष 2005-6 से शुरू की गई थी। फ्रिंज बेनिफिट से आशय उन सभी लाभों और सुविधाओं से हैं जिन्हें एक नियोक्ता अपनी कंपनी में काम करने वाले संचालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों आदि को वेतन के अलावा, ठीक है, यानी जो उसकी सैलरी है उसके अलावा मनोरंजन या उपहार, रहने के लिए आवास सुविधा, यातायात सुविधा, फोन सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं या रिटायरमेंट के समय प्रोविडेंट फंड के रूप में एक मुश्त अंशदान के रूप में प्रदान करता है। उसे क्या कहा जाता है? फ्रिंज बेनिफिट कहा जाता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को 1 अप्रैल 2009 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये टैक्स लगता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया कि भाई नियोक्ता अगर इस तरह से आपको ये दे रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्लियर हुआ सभी के? तो इम्पोज कब किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था 2005-6 के बजट में, और स्क्रैप्ड कब कर दिया गया? 2009 में, ठीक है। 1 अप्रैल 2009 में इसको वापस से खत्म कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम देखते हैं वेल्थ टैक्स या संपत्ति कर। जैसे आप कई बार देखते होंगे, आपने कोई मान लीजिए किसी में दुकान खोल रखी है आपके पिताजी ने, या आप किसी का किराए में मकान ले रखे हैं और उसमें आपने कोई मान लीजिए कंपनी डाल रखी है, ऑफिस वगैरह डाल रखा है, तो यूडी टैक्स आपने सुना होगा, जो कि नगरपालिकाओं के द्वारा लिया जाता है, प्रॉपर्टी पे टैक्स, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। आपकी जो संपत्तियां हैं, जैसे मकान हो गया, दुकान हो गई, इनसे जो आप प्रॉफिट कमाते हैं इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है। तो संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाले कर को संपत्ति कर कहा जाता है। भारत में संपत्ति कर सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1957 को संपत्ति कर अधिनियम 1957 के तहत लगाया गया था। इसे 2015-16 के बजट से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये अब समाप्त कर दिया गया है। जैसे आपकी जो वेल्थ यानी जो भी आपकी परिसंपत्तियां हैं, अगर इन परिसंपत्तियों से आप ये टैक्स कमाते हैं, आप प्रॉफिट कमाते हैं, तो इस पर भी आपको टैक्स देना होता था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। बात सबके क्लियर हो गया? यानी आपकी अपनी गुड्स से भी अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो टैक्स लेंगे, तो ये टैक्स, वो टैक्स, टैक्स टैक्स टैक्स, ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। बात समझ रहे हैं? उसके बाद में उपहार कर, गिफ्ट टैक्स देखते हैं। ये क्या होता है? अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स, ज़्यादा का गिफ्ट देते हैं किसी को, तो वो टैक्स के अंतर्गत आता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो देखिए, आयकर अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी लाभ के कोई वस्तु हस्तांतरित की जाती है, चाहे वो चल अचल संपत्ति हो, उसको उपहार कहा जाता है। जैसे आप अपने दोस्त को हार्ले डेविडसन दिया है, आपने अपने दोस्त को मान लीजिए कोई मोबाइल दे के आए, एप्पल आप दे के आए, एप्पल का फ़ोन 50,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य का कोई भी वस्तु आपने उसको, फ्लैट दे दिया, आपने कार गिफ्ट में दे दी, कुछ भी आपने गिफ्ट दिया हो, कोई आपका उसमें प्रतिफल आप नहीं चाह रहे हैं, अपनी इच्छा से दे के आए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आपने किसी को रोलेक्स की घड़ी दी आज
और बाद में वो कलेक्टर बन गया, तो आपको उससे काम निकालना हो तो आप हमेशा उसको फ़ोन करके कहो और भाई क्या हालचाल है, और वो रोलेक्स वाली घड़ी कैसी चल रही है, तो वो समझ जाएगा कि बेटा क्या चाह रहा है मेरे से, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं सोचा, आप अपनी इच्छा से दे के आए और विदाउट कोई प्रतिफल, आपको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा से बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित की गई चल अचल संपत्ति उपहार कही जाती है, तथा इस उपहार पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत लगने वाले कर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गिफ्ट टैक्स या उपहार कर। यानी आपने दूसरे को अगर कोई उपहार दिया, ठीक है, उसके ऊपर आयकर अधिनियम के तहत अगर टैक्स लगता है तो उसी टैक्स को क्या कहा जाता है, उपहार कर कहा जाता है। भारत में उपहार कर अधिनियम 1958 के तहत सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1958 को ये उपहार कर आरोपित किया गया था, जिसे 1998 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1998 में इसको समाप्त कर दिया, बाद में फिर से लागू कर दिया गया, अभी लागू है हमारे देश के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर गिफ्ट टैक्स या उपहार कर लागू नहीं होता है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे विवाह के अंदर अगर आपको कुछ भी मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, जैसे मान लो दहेज मिलता है तो उसके ऊपर नहीं लगता है, ठीक है। या आपको कार दी जाती है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग ऐसे चीजें नहीं लेंगे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ, फिर भी आप जानते हैं कि दहेज डॉवरी सब लेते ही हैं, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, तो नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गिफ्ट, ये बहुत सारे इधर आपके क्लासिफिकेशन है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब 2002-3 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने फिर से इसे प्रारंभ किया गया, ठीक है। और यह व्यवस्था की गई कि भाई यदि बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी लाभ की आकांक्षा के सगे संबंधी द्वारा दिए गए उपहार या किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार के अतिरिक्त सगे संबंधी यानी पेरेंट्स इत्यादि के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए उपहार या किसी अन्य द्वारा विवाह के अवसर पर, विवाह पे कोई भी देखे जाए, ठीक है, उस उपहार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए से अधिक का उपहार प्राप्त होता है तो उसे प्राप्तकर्ता की आय से जोड़ दिया जाएगा और उसके द्वारा प्राप्त अन्य आय की तरह ही इस पर आयकर देना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002-3 के अंदर जब ये प्रारंभ किया गया तो ये था 25,000 रुपए, ठीक है। अगर 25,000 रुपए से अधिक का कोई उपहार आपको प्राप्त होता है विवाह के अलावा, सगे संबंधियों के अलावा, ठीक है, सगे संबंधियों द्वारा दिए गए या किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार के अतिरिक्त अगर कोई 25,000 रुपए तक का उपहार दिया जाता है तो वो आपकी आय में माना जाएगा कि ये भी तो आपकी इनकम है। अगर मान लो आपको कार दे के चले जाए 5 लाख की, तो 5 लाख आपकी इनकम हो गई ना एक तरह से, भाई नहीं 5 लाख खर्च करना पड़ता। आपको कोई मोबाइल दे के चला जाए, मान लो 75,000 का मोबाइल, तो खरीदना पड़ता, 75,000 रुपया आय से कटता, आपकी आय खर्च नहीं हुई। अब 2009 में माननीय वित्त मंत्री तत्कालीन समय के पी चिदम्बरम साहब जो थे, इन्होंने इसको 25,000 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 50,000 कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, 25,000 से बढ़ा करके 50,000 रुपया इसको कर दिया गया, ठीक है। तो उपहार कर संबंधी इस व्यवस्था को 2009 में पी चिदम्बरम द्वारा 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया, ठीक है। और ये जो नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था के अंतर्गत उपहार कर के अंतर्गत कर नहीं लगता, बल्कि आयकर के अंतर्गत ही इसमें ये टैक्स लिया जाता है। मतलब उपहार कर कोई अपने आप में नया टैक्स नहीं है। ये क्या है कि भाई आयकर क्या है, भाई आप विभिन्न स्रोतों से जो पैसा कमाते हैं, जैसे रेंट से, इनकम से या किसी भी सोर्स से आप आय कमा रहे तो आयकर देते हैं। तो अगर कोई आपको 10 लाख का मान लो गिफ्ट देके चला जाए, वो भी तो आपकी आय हो गया ना। जैसे कार देके गया तो कार आप खरीदते तो पैसा खर्च होता, वो आपको देके गया तो ये एक तरह से आपकी आय है, इसलिए इसके ऊपर आयकर के तहत ही टैक्स लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये प्रमुख डायरेक्ट टैक्स थे। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर।
तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर होते क्या हैं? ऐसे कर जिसमें करापात और कराघात अलग अलग बिंदु होते हैं, यानी टैक्स इंपैक्ट और टैक्स इंसिडेंस अलग अलग बिंदु होते हैं, उसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कर लगता किसी और पे है, आरोपित किसी और पे किया जाता है और उसका भार किसी और पे पड़ता है। जैसे जीएसटी वगैरह जो टैक्स हैं, तो आपने कब आपके ऊपर तो सरकार नहीं लगा रही है, वो लगाती है दुकानदारों के ऊपर, जो सामान बेचते हैं या सेवाएं बेचते हैं उनके ऊपर ये जीएसटी लगता है, और जो खरीदता है वो वास्तव में जेब से पैसा दे के आता है। तो ये मैंने समझा दिया है पहले ही जब हमने कर पढ़ा था, ठीक है, कि ऐसे जो कर होते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ए बिंदु पर और इसका भुगतान किया जाता है वास्तव में बी बिंदु द्वारा, यानी लगाया गया गवर्नमेंट ने ए पर और इसका पैसा इस ए ने इसको कहा, इसकी जेब से ए के पास गया और ए की जेब से बी के पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। तो जिसके ऊपर आरोपित किया गया इसको कहा जाता है टैक्स इंसिडेंस, और जिसकी जेब से पैसा जाता है उसको कहते हैं टैक्स इंपैक्ट। ठीक है, तो ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है जिसमें टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट अलग अलग बिंदु हो। ठीक है, और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं? तो जैसे मॉडवेट हो गया, सैनवेट हो गया, वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और अगर मान लो गवर्नमेंट एक के ऊपर लगाए और एक के द्वारा ही गवर्नमेंट को भुगतान किया जाए तो टैक्स इंसिडेंस भी यही हुआ और टैक्स इंपैक्ट भी यही हुआ, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। पहले हम देखते हैं सैनवेट और मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मॉडवेट और सैनवेट। तो पहला हम लोग देखते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है। देखो सीमा शुल्क क्या है? जब किसी देश में दूसरे देश से कोई सामान बिकने आता है, ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देश में जब सामान बिकने आता है तो सीमा पर जब एंट्री होती है वहां पर एक टैक्स लगता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बिंदु और समझा दूं ताकि ये चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ पे खाली है थोड़ा तो समझा देता हूं बच्चों। देखो ये जितने भी जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर 3 बिंदुओं पर लगाए जाते हैं। पहला बिंदु क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन बिंदु, यानी जहां पर गुड्स बनती है। ठीक है, जहां पर गुड्स बनती है उसको बोलते हैं उत्पादन बिंदु। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा एक टैक्स लगाया जाता है, उसको कहा जाता है उत्पाद शुल्क। क्या कहा जाता है इसको? उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। जहां फैक्ट्री में जब वस्तु बनती है तो वस्तुओं के ऊपर उत्पादन के बिंदु पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। दूसरा प्रवेश बिंदु, सेकंड होता है पॉइंट ऑफ एंट्री, प्रवेश बिंदु, पॉइंट ऑफ एंट्री। यहां अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी एक ही देश से एक ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान बिकने गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बिकने जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? चूंगी कहा जाता है, ऑक्ट्रॉय लगता है। ठीक है, जब एक देश से दूसरे देश में सामान बिकने जाता है, सीमा पार, ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर हुए, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में अगर सामान जाता है बिकने तो इसको कहा जाता है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। क्या कहा जाता है इसको? सीमा शुल्क। ठीक है बच्चों, आपने क्या समझा? पॉइंट ऑफ एंट्री पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान से एमपी में, एमपी से मान लो यूपी में, यूपी से दिल्ली में बिकने जा रहा है तो चुंगी, ऑक्ट्रॉय लगता था। और अगर एक देश से दूसरे देश में बिकने जाता है तो क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। अगर आपके देश में दूसरे देश से सामान आ रहा है और उस पर सीमा शुल्क लगता है तो उसको आयात शुल्क कहा जाता है, आयात, इंपोर्ट ड्यूटी उसको कहा जाता है।
इंपोर्ट ड्यूटी मतलब जब, देखो ध्यान से समझना, सीमा शुल्क मतलब जब एक देश से दूसरे देश में सामान बिकने जाए तो सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी होता है। अगर आपके देश में दूसरे देश का सामान बिकने आ रहा है तो आप क्या लगाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कस्टम ड्यूटी कौन सा होता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। और जब आपके देश का सामान दूसरे देश में बिकने जाए तो आप क्या लगाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं उस पर, एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, जैसे भारत से प्याज बिकने पाकिस्तान में जाए, भारत से चीनी बिकने पाकिस्तान जाए तो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम लगा सकते हैं, तो उस कस्टम ड्यूटी को बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, और तीसरा बिंदु होता है फिर पॉइंट ऑफ सेलिंग, बिक्री बिंदु। पॉइंट ऑफ सेलिंग, बिक्री बिंदु। बिक्री बिंदु पर लगता है बिक्री कर, सेल्स टैक्स, जिसको वेट कहा जाता है। बिक्री कर को क्या कहा जाता है, वेट कहा जाता है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स यहां पर लगता था बिक्री कर के तौर पर। ठीक है, बिक्री बिंदु पर क्या, कौन सा टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स, यानी बिक्री कर, जिसको राज्यों के द्वारा बिक्री कर को वेट के तौर पर वसूला जाता था। बात सबके क्लियर हुआ। और ये तो किस पे लगते थे, गुड्स के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होंगे, उत्पाद शुल्क, चुंगी या सीमा शुल्क या बिक्री कर। ठीक है, सारों का भार किसके ऊपर पड़ता है, अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। ये एक्साइज ड्यूटी भी उपभोक्ता भरेगा, ऑक्ट्रॉय भी उपभोक्ता को वहन करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी भी अंततः कंज्यूमर को वहन करना है, वेट भी कंज्यूमर को वहन करना है। तो ये तो हो गया गुड्स यानी सेवाओं पर। और यदि मान लीजिए सर्विस लगती है सेवाओं के ऊपर, तो इसके ऊपर एक टैक्स लगता था बच्चों, सेवा कर। क्या लगता था, सेवा कर, सर्विस टैक्स, जो कि 1994 में प्रारंभ हुआ था। सेवाएं अगर आपको कोई बेचता है तो बेचने वाला आपके ऊपर सेवा कर वसूल करके केंद्र सरकार को देता था। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर गुड्स के ऊपर लगते थे, उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क या बिक्री कर, और सेवाओं पर लगता था सेवा कर। अब इन सब को समाप्त करके इनके स्थान पे मिलाकर के क्या लगने लग गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इस जीएसटी के कारण उत्पाद शुल्क बंद हो चुका है, ऑक्ट्रॉय बंद हो चुका है, विभिन्न प्रकार के कस्टम ड्यूटी भी बंद हो चुके हैं और वेट भी बंद हो चुका है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, लेकिन एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल कस्टम ड्यूटी ये बंद हो चुके हैं, ऑक्ट्रॉय पूरी तरह से बंद हो चुका। उत्पाद शुल्क कुछ चीजों के ऊपर, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर लगता है आज भी। ठीक है, तो जिन पे जीएसटी नहीं लगा उनके ऊपर ये आज भी लगता। तो ये इसलिए आपको मैंने समझा दिया ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि कहां पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। क्लियर हुआ। तो अब हम एक एक टैक्स को देखेंगे बच्चों, है ना। पहले हम उत्पाद शुल्क को ही देख लेते हैं, और उत्पाद शुल्क की ही व्यवस्था मोडवेट, सैनवेट, ये टैक्स लगाए जाते थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि आज जो सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है वो कौन सा है, जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी के बाद में आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी देखते हैं, और कस्टम ड्यूटी भी लागू आज भी है हमारे देश में। हालांकि कस्टम ड्यूटी के कई और जो वेरिएंट थे, प्रकार थे, उनको बंद कर दिया गया और उनके स्थान पर अब आईजीएसटी इंपोज किया जाता है। बात समझे बच्चों। देखो थोड़ा भाई बोर्ड हमारा ये टीवी है तो थोड़ा टाइम लग जाता है मिटाने में। अब ऐसा तो है नहीं कि क्लिक किया और सब मिट गया, ये है डिजिटल बोर्ड का, लेकिन है वस्तुतः व्हाइट बोर्ड जैसा ही, इस पे मार्कर से ही लिखता हूँ उतना, इसीलिए ज़्यादा मैं समझाता भी नहीं, लिखना पड़ता है मुझे चूँकि ये खराब ना हो जाए। तो आपको चूँकि घर पे अभी बैठे आपकी पढ़ाई होती रहे, इसलिए बच्चों इस तरह से मैं एफर्ट करता हूँ। क्लास के अंदर तो आप जानते बहुत शानदार तरीके से इसको चार्ट वार्ट बना के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, डिजिटल बोर्ड होता है तो फिर घिसने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर कृपा से डिजिटल बोर्ड भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप सबकी शुभकामनाओं से एक दिन वो भी आएगा। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं, पहला सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। तो मैंने समझा तो दिया आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, यह देश की सीमा से बाहर जाने वाली तथा देश में बाहर से बिकने के लिए आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। पॉइंट ऑफ एंट्री वाला टैक्स है। जब एक देश से दूसरे देश में बिकने जाए या दूसरे देश से हमारे देश में बिकने आता है तो इस पर जो वस्तुओं पर टैक्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। अर्थात
यह वस्तुओं के निर्यात एवं आयात पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगे कस्टम ड्यूटी या शुल्क को आयात शुल्क कहा जाता है, जबकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को क्या कहा जाता है? निर्यात शुल्क कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी के? सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है और एकत्रित किया जाता है तथा फिर वित्त मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार इसे केंद्र और राज्यों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी का एक एग्जाम्पल उठा के दिया है कि किस तरीके से ये टैक्स लगता है। अलग अलग इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आरोपित होती है, किसी वस्तु पे ज्यादा है, किसी पे कम होती है। ठीक है, अब देखिए आरोपित और एकत्रित तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, किंतु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसे केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है। भारत में सीमा शुल्क का आरोपण और संग्रहण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत होता है। यानी ये जो कस्टम ड्यूटी हम लगाते हैं ये किस एक्ट के तहत लगाया जाता है? तो कस्टम ड्यूटी एक्ट 1968 के तहत इसे इंपोज किया जाता है। और सीमा शुल्क के मामलों के लिए जो बोर्ड है, ठीक है, वो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है, CBIC। ये एक शीर्ष निकाय है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का हिस्सा है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? CBIC का कौन बताएगा? तो CBIC का पहले नाम अलग था। ठीक है, और अब इसका GST लागू होने से इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? CBIC कर दिया गया। बात सबके एकदम क्लियर हुआ? तो ये जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से ये कोई वस्तु मान लीजिए बाहर से हमने इंपोर्ट की है, तो इस वस्तु के ऊपर टैक्सेशन किस तरीके से लगेगा। जैसे आप फुटवियर लाते, फर्नीचर लाते, टॉयज लाते हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर इतना ये टैक्स लगता है। ठीक है बच्चों, अब अगला कर हम देखते हैं सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर था, इसका मतलब वर्तमान में समाप्त हो चुका है पूरी तरह से GST के बाद में, जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में लगाया जाता था। यानी जो सर्विस देने वाला होता था उसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ये इंपोज किया जाता था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज करती थी किसके माध्यम से? जो सर्विस प्रोवाइडर होता था इसके माध्यम से। किसके ऊपर? जो सर्विस लेने वाला है, सर्विस जो लेने वाला व्यक्ति होता था यानी उपभोक्ता होता था, उसके ऊपर इसके माध्यम से सरकार इंपोज करती थी। ठीक है, तो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में लगाया जाता था और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सेवा प्रदाता। यानी भुगतान ये करेगा तो ये इनसे लेकर के भुगतान करेगा। बात समझ रहे हैं? यह कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित व एकत्रित किया जाता था और वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के मध्य इसको बांटा जाता था। जैसे मान लीजिए आप कभी आज से 2017 से पहले रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो बिल आपको इस तरीके से मिलता था कि भाई आपको टैक्स वगैरह कितना लगेगा। बात समझ रहे हैं? सर्विस टैक्स, देखो एक होता है सर्विस चार्ज और एक होता है सर्विस टैक्स। सर्विस चार्ज अलग चीज होता है, ये कोई टैक्स नहीं होता है। सर्विस चार्ज वस्तुतः जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको जो फैसिलिटी दी जाती है उसके बदले आपसे सर्विस चार्ज वसूल लेते हैं कि भाई आपको साफ सफाई बहुत अच्छी दी, एक माहौल बना के दिया। गवर्नमेंट के पास नहीं जाता तो बाध्य नहीं होते सर्विस चार्ज देने के लिए, लेकिन ये सर्विस टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है, गवर्नमेंट द्वारा इंपोज किया जाता है। अब ये बात और है कि भाई आप सर्विस चार्ज दे देते, वहां बहस थोड़ी करेंगे, ठीक है, लेकिन लीगल तौर पर बाध्य नहीं होते हैं उसके लिए। अब तो ये बंद भी हो चुका है। तो अर्थ सबके क्लियर हो गया कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर था, वर्तमान में GST के कारण इसको बंद कर दिया गया। पहले सेवाओं के उपभोग के बदले जो भी सेवा लेने वाला व्यक्ति होता था, खरीदार होता था, वो बेचने वाले को देता था और बेचने वाला अंततः गवर्नमेंट को पहुंचा देता था। बात सबके क्लियर हुआ? इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता था, एकत्रित किया जाता था और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये जो है केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम,
ठीक है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने और वसूलने संबंधित नीति तैयार करता था। अब यहां पे मैंने सीबीईसी क्यों लिखा, चूंकि सीबीईसी जीएसटी लागू होने के बाद में इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी। बात समझ रहे हैं, जीएसटी लागू होने के बाद में इसका नाम बदला है। अब ये जो सर्विस टैक्स है, ये राजा जे चलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में 1 जुलाई 1994 को लागू किया गया था। 3 सेवाओं पर सबसे पहले इसको लागू किया, बाद में बहुत सारी सेवाएं इसमें जुड़ती गई और जीएसटी लागू होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे आप जब भी कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर खाना खाने जाते थे तो सर्विस टैक्स आपके ऊपर लगता था और वेट आपके ऊपर लगता था। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से ये केंद्र सरकार का टैक्स हो गया, ये वेट बिक्री कर राज्य सरकारों का हो गया और इस तरीके से आपसे ये टैक्स वसूला जाता था। इसके बाद में है बच्चों एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी क्या है, किसी वस्तु का जब आप उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के दौरान देखो आप गवर्नमेंट की बहुत सारी गुड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सड़कों का इस्तेमाल करते, बिजली का इस्तेमाल करते, पानी का इस्तेमाल करते, पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, सीवरेज भी आपका बहुत सारा निकलता है, आप बहुत सारी सार्वजनिक गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देश की सीमाओं के भीतर जब भी आप उत्पादन करते हैं तो ये सारी चीजें आप यूज करेंगे, तो इसके बदले में गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेती है कि भाई आपको इतना सारा ये जो बेनिफिट हम दे रहे हैं तो हमें इसके लिए सड़कों को भी बनाना होगा, बिजली भी बनानी होगी, बाकी चीजें करनी होगी, तो इसके बदले में, उत्पादन के बदले में आपको एक उत्पाद कर देना होगा। यानी जहां पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है वहां पर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो जरा इसको ध्यान से समझिए। किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर, यानी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर अगर किसी गुड्स का उत्पादन करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, आज भी लगता है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। जैसे पेट्रोलियम का आप बिल लेंगे तो पेट्रोलियम बिल के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है एक्साइज ड्यूटी और फिर लगता है वेट। इसी वजह से 100 रुपया पार कर गया राजस्थान में पेट्रोल, 103 रुपया तक हो चुका है। ठीक है। तो किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर यानी देश की घरेलू सीमाओं के अंदर करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा एक अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद शुल्क। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, जहां गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है फैक्ट्री के लेवल पे, वहीं ये टैक्स आपसे वसूल लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, लेकिन शराब, तंबाकू, गांजा जैसी जो मादक वस्तुएं हैं, इन जो मानवीय उपयोग में आती हैं, शराब, तंबाकू, गांजा जैसी जो मादक वस्तुएं जो मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनके उत्पादन पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकारों का जो आबकारी विभाग होता है ना, जिसमें बहुत से बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो जिनको पीने का शौक होता है उनको अच्छी अच्छी ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छी अच्छी का मतलब भाई ब्रांड और बाकी अच्छी आ जाएंगी, बाकी तो ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल ही होती हैं। बहुत से लोग तो नहीं पीते, और लेकिन जिनको शौक होता है वो पीते। जो भी आबकारी विभाग में होता है उसके पास सबसे ब्रांडेड वाइन और ये सब चीजें मिल जाती हैं और पैसा भी खूब मिलता है इसमें। ठीक है। ये राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऐसी वस्तुओं पर केंद्र सरकार कर नहीं लगाती है। ठीक है। किन पर? शराब, तंबाकू, गांजा जो मादक वस्तुएं मानव उपयोग में करते हैं, इनके ऊपर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती है, बल्कि राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार का आबकारी विभाग इसके लिए काम करता है। ठीक है। लेकिन जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, ये जो तंबाकू निर्मित उत्पाद होते हैं, ठीक है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, ये जितनी भी चीज है, इन पर केंद्र सरकार ही एक्साइज ड्यूटी लगाती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के प्रावधानों के तहत
भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आरोपित किया जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे अब देखिए इधर, इस पे कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। इस पे कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगा। बात समझ रहे हैं सभी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी जो देश की सीमाओं के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर उत्पाद शुल्क केंद्र लगाता है, लेकिन मानव के पीने योग्य मादक पदार्थ होते इन पर राज्य सरकारों के द्वारा ये टैक्स लगाया जाता है और आबकारी विभाग इसके लिए काम करता है। ठीक है बच्चों, अब जहां बिक्री होती है, पॉइंट ऑफ सेलिंग होता है, तो देखो मैंने पहले आपको बताया कस्टम ड्यूटी पॉइंट ऑफ एंट्री के लेवल पे, दूसरा मैंने आपको बताया सर्विस टैक्स सर्विस के ऊपर, और तीसरा फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर जहां वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वहां लगता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। जहां वस्तुएं बिकती है, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, वहां पे लगता है बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर यानी वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, यहां थोड़ा आप समझ लीजिए बच्चों। अब देखो, बिक्री कर सामान्यतः किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स जैसे बिक्री कर है, यानी जहां वस्तुएं बिकती हैं, तो जब वस्तुएं बिकती है तो बिक्री कर लगता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि बिक्री कर राज्य सूची का विषय है और नाम लिखा हुआ केंद्रीय बिक्री कर। तो बच्चों ऐसा है कि जैसे मान लो राजस्थान की कोई वस्तु है और मध्य प्रदेश के अंदर बिकने जाए, तो राजस्थान की वस्तु जब राजस्थान में बिकती है तो राज्य उसका बिक्री कर वसूल लेगा, लेकिन राज्य की वस्तु, राजस्थान की वस्तु मध्य प्रदेश में बिकने जाए तो एक तो सरकार इधर गहलोत साहब कांग्रेस वाले और उधर मामा बीजेपी वाले, तो टैक्स देने में लफड़ा करेंगे ना। ठीक है, तो अब क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। अब क्या लगता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है इसके स्थान पे। पहले क्या लगता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स, यानी जब कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने जाती थी तो वहां पर जो बिक्री कर लगता था उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहा जाता था, जो कि केंद्र द्वारा लगाया जाता था, केंद्र द्वारा वसूला जाता था और उस राज्य को दिया जाता था जिस राज्य की वस्तु बिकने आई है, यानी जहां से वस्तु बनी है उसको फायदा होता था। लेकिन आईजीएसटी उल्टा हो गया, जिस राज्य में बिकेगा उसको इसका फायदा मिलेगा। तो जरा देखते हैं ये क्या है। बिक्री कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास होता है, परंतु राज्य बिक्री, ठीक है, परंतु राज्य बिक्री होने की दशा में, कौन सी बिक्री होने में? अंतर राज्यीय है ना, यहां पे इंटर स्टेट लिख लीजिए, अंतर राज्यीय बिक्री यानी इंटर स्टेट बिक्री होने की दशा में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत केंद्र को भी सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त होता है और इसे क्या कहते हैं? केंद्रीय बिक्री कर कहा जाता है। जरा ध्यान से समझ लेना, मैंने लिख रखा है कि बिक्री कर लगाने का अधिकार किसको है? राज्यों को है, लेकिन इंटर स्टेट अगर है तो राज्य की तो टेरिटरी जहां तक होगी वहीं तक उसकी विधानसभा का कानून लागू होगा। अब मान लो राजस्थान का कानून है तो वो धौलपुर तक है, इधर गंगानगर तक है, ठीक है, और इधर मान लीजिए भरतपुर तक है। यूपी में योगी जी का विधानसभा लगाएगी, मध्य प्रदेश में मामा लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और पंजाब में है तो अमरिंदर सिंह जी लगाएंगे, हरियाणा में खट्टर साहब लगाएंगे, यानी जिस राज्य की जो विधानसभा उसका कानून लागू होता था। लेकिन अगर इंटर स्टेट वाला है तो उस दिशा में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत केंद्र सरकार को भी सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार होता था। इस सेल्स टैक्स को कहा जाता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर। बात समझ गए? एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री होने जाती थी तब। केंद्रीय बिक्री कर से मिलने वाला कर राजस्व केंद्र सरकार उत्पादक राज्य को सौंपती थी, यानी केंद्र सरकार इसको लगाकर वसूल कर किसको सौंपती थी? जिस राज्य ने सामान बनाकर दूसरे राज्य में बेचा है, ठीक है, यानी यूपी का सामान अगर एमपी में बिकने गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इसे वसूला जाएगा और वसूल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे एमपी से कलेक्ट करके और यूपी को दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया होगा? जीएसटी के कारण केंद्रीय बिक्री कर अब खत्म कर दिया गया, यानी अब इसके स्थान पर क्या आ गया? आईजीएसटी आ गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कब लगता था? जब इंटर स्टेट सेल्स राज्यों के द्वारा की जाती थी।
अब अगला देखते हैं संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मोडवेट। ठीक है, 1976 में घटित एल के झा समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1986 से केंद्र में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में उत्पादन पर मोडवेट को लागू किया गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो मोडवेट है ये क्या है, सेंट्रल एक्साइज जो उत्पाद शुल्क है उसके स्थान पर ये एक तरह से एक्साइज ड्यूटी के संदर्भ में मोडवेट लाया गया था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। किस समिति की सिफारिश पर, एल के झा समिति की सिफारिशों पर। कब मोडवेट को लागू किया गया था, 1 मार्च 1986 को केंद्र में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में उत्पादन पर यानी प्रोडक्शन पर मोडवेट को लागू किया गया। मोडवेट के तहत उत्पादों को जो कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं पर अदा किए गए कर की क्रेडिट अर्थात छूट मिलती थी। मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल अगर कोई बनाता है, ठीक है, तो मोबाइल का जो रॉ मटेरियल है, जैसे उसकी स्क्रीन है, उसकी बैटरी और जितने भी कंपोनेंट्स के ऊपर आपने टैक्स दिया है वो सारा टैक्स आपको छूट मिलती थी। फाइनल वैल्यू, जब वस्तु बिकती थी, अंतिम उत्पाद बनता था, उसी के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी उत्पादक इकाई ने उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त इनपुट पर, ठीक है, जो उत्पाद कर दिया है उसे उसके कुल कर दायित्व से घटा दिया जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे मान लीजिए जैसे कोई कंपनी आटा बना के बेचती है, ठीक है, या कोई ब्रेड बनाती है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए। आटे के लिए क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, यानी वीट से बना आटा, आटे से बनेगी ब्रेड। तो कोई कंपनी जब पहले गेहूं खरीदी, फिर उससे मान लीजिए वैल्यू एडेड करके आटा बनाई और फिर ब्रेड बनाएगी, तो यहां पर टैक्स दिया, यहां पर टैक्स दिया। फाइनली जब ये बेचेगी ब्रेड तो इनके ऊपर जितना टैक्स लगा वो इसको वापस मिल जाएगा। मोडवेट के तहत इस तरह से होता था कि भाई मोडवेट में अंतिम बिंदु बिक्री का जो फाइनल पॉइंट, फाइनल सेल्स टैक्स है, फाइनल पॉइंट बिक्री का है, वहां पर आपको टैक्स देना होगा। तो इससे टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती थी, यहां टैक्स चोरी हो जाती थी। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है और इसके कारण बहुत दिक्कतें भी आने लग गई थी, इसलिए इसको बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ठीक है, 1991 में। बात समझे तो फिर से समझ लीजिए, मोडवेट के तहत उत्पादकों को कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तु पर अदा किए गए कर की क्रेडिट यानी छूट वापस मिल जाती थी। जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, गेहूं और आटे पर जो टैक्स दिया वो वापस मिल जाएगा। इसमें यह व्यवस्था की गई कि किसी उत्पादक इकाई ने, जैसे कोई कंपनी है, उसने उत्पादन क्रिया के दौरान जो इनपुट, जैसे यहाँ पे वीट, आटा और ये ब्रेड है, तो ये क्या है, इनपुट है। इस इनपुट से ये आउटपुट बना, इस इनपुट से ब्रेड आउटपुट बना, इसके ऊपर जो टैक्स लगा वो इस कंपनी को वापस मिल जाएगा। ठीक है, यानी इस पर जो फाइनल टैक्स लगेगा, कुल बजट, कुल जो टैक्स इस पे लगेगा उसमें इनको घटा करके इसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इससे ये प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई। परिणाम स्वरूप भारत में 1991 में उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 11 प्रकार की दरें थी, जिसके कारण हमारा जो कर ढांचा था वो बहुत जटिल हो गया, यानी टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। 11 प्रकार के दरें अलग अलग थी, इसलिए इसको सरल करने के लिए उत्पाद शुल्क की दरों को कम किया जाने लगा और इसे बजट 2001 में 1 अप्रैल 2000 से उत्पाद शुल्क के संदर्भ में 16% की एकमात्र दर ही लागू कर दी गई। पहले 11 अलग अलग प्रकार की दर थी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स में, इसे अब समाप्त करके 1 अप्रैल 2000 को क्या कर दिया, 16% फिक्स कर दिया कि भाई इतना ही आप पे टैक्स लगेगा। इसका नाम मोडवेट से क्या कर दिया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, जो मोडवेट स्कीम का संशोधित रूप था। माफ करना, अभी मैंने आपको यह कहा मोडवेट को 1991 में समाप्त किया गया, जबकि इसको संशोधित कब किया गया, 1 अप्रैल 2000 को। क्लियर कर लेना बच्चों, इसको गलत नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारे देश के अंदर क्या आ गया, सेल वेट आ गया। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझिए। इसके बाद में आता है इसका बड़ा भाई,
मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? ये एक बहुचरणीय टैक्स है, मल्टी पॉइंट टैक्स है। यानी बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर जितना वैल्यू एडिशन होगा उसके ऊपर ये एक टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसा समझ ले, जैसे मान लीजिए ये बिक्री का बिंदु है A, ये बिक्री का बिंदु है B और ये बिक्री का बिंदु है C। ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर और ये है रिटेलर। ठीक है बच्चों, इसने मान लीजिए 1000 रुपये की कोई वस्तु बेची, तो 1000 रुपये की वस्तु पहली बार वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 रुपया। यहां पर वेट लगेगा, इसने ये वस्तु इसको बेचा और इसने 500 रुपया इसमें क्या किया? वैल्यू एडिशन कर लिया और ये वस्तु कितने की हो गई? 1500 रुपए की। ठीक है, ये वस्तु कितने की हो गई? 1500 रुपए की। तो 1000 रुपए पे तो टैक्स पहले ही लग गया है, अब टैक्स कितने पे लगेगा? 500 रुपए पर। ठीक है, यानी ये जो 500 रुपया वैल्यू एडिशन किया, इस पर क्या लगेगा? वेट लगेगा। वस्तु कितने की हो गई? 1500 रुपए की। इस पर सी ने 500 रुपया फिर वैल्यू एडिशन किया, तो ये वस्तु हो गई 2000 रुपए की। ठीक है, लेकिन टैक्स किस पे लगेगा? वेट। जो वैल्यू एडिशन यहां पे किया गया है इसी पर वेट लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो प्रत्येक बिक्री के बिंदु पर होने वाले वैल्यू एडिशन, मूल्यवर्धन पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर को ही मूल्यवर्धित कर कहा जाता है। क्लियर हुआ ना? अब इससे फायदा यह है कि एक तो प्रत्येक बिक्री बिंदु पर कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ये पता चलेगा। ए ने ये टैक्स दे दिया 1000 रुपए पे, ठीक है, यानी बी ने जब इससे वस्तु खरीदी तो इसने इसको टैक्स दिया, इसने गवर्नमेंट को दे दिया। फिर इसने 500 रुपया वैल्यू एडिशन किया, वस्तु 1500 की हो गई। सी ने इससे खरीदा 1500 में, तो 500 रुपए के ऊपर इसने इससे टैक्स लिया। टैक्स वस्तु तो लेगा 1500 रुपए पर, तो इसने चूंकि 1000 का तो दे ही दिया था, तो इसको इसका क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? और फिर क्या होगा? इसने 500 रुपया वैल्यू एडिशन किया, तो यहां पर 500 पर वेट लगेगा। फाइनली ये 2000 रुपए पर कंज्यूमर जो होगा, उपभोक्ता जो होगा, उसको वेट देना पड़ेगा। फाइनली वेट कौन देगा? कंज्यूमर देगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से इसमें आप समझिए, इसमें क्या, एक तो प्रत्येक बिक्री बिंदु पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ इसका पता लग जाएगा, और कौन से बिंदु के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, किसने टैक्स चोरी किए उसका भी पता चल जाएगा। कैसे? जैसे बी ने इससे सामान खरीदा 1000 रुपए का, इसने इसको वेट का पैसा दिया, इसने मान लो यहां नहीं दिया। इसने जब इस सी ने सामान बेचा 1500 रुपए में, बी ने सी को सामान कितने में बेचा? 1500 रुपए में। 1000 में खरीदा था, 500 वैल्यू एडिशन किया, तो वस्तु कितने की हो गई? 1500 की। इस होलसेलर से सी ने रिटेलर ने खरीदा 1500 की, उस पे वेट इसने दिया। तो ये व्यक्ति गवर्नमेंट को कहेगा कि माई बाप, मैंने 1000 रुपए पर तो पहले ही टैक्स दे दिया था, मेरे 500 रुपया वैल्यू एडिशन हुआ, उस पे मेरे से टैक्स ले लो। तो गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास तो वेट का पैसा आया ही नहीं, तो क्या मैंने इस व्यक्ति से खरीदा था, पकड़ा जाएगा ना ये। और मान लो अब इसने इससे 1500 में सामान खरीदा, तो ये तो पूरा टैक्स देके जाएगा। तो अब जब ये फाइनली 2000 रुपए में इस कंज्यूमर को बेचेगा, तो ये कहेगा कि माई बाप, मैंने जब ये 20 से सामान खरीदा था होलसेलर से, तो मैंने 1500 रुपए के ऊपर तो टैक्स दे दिया था, मैंने 500 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो 1500 रुपए पर मैंने टैक्स पहले दे दिया था, अब मेरे से 500 का ही लो। तो गवर्नमेंट इसको कहेगी भाई मेरे पास तो नहीं आया, तो ये बता देगा ना कि मैंने इस व्यक्ति से खरीदा था, तो ये भी पकड़ा जाएगा। इस तरह से टैक्स चोरी इससे आसानी से पकड़ी जाएगी। और दूसरा, पूरे देश के अंदर टैक्स इंटीग्रेटेड हो जाएगा, ये विदेशी निवेश को बहुत आकर्षित भी करेगा। तो जरा इसको ध्यान से समझना, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये वैल्यू एडिशन का मतलब क्या, जरा इसको समझ लो बच्चों। मैन्युफैक्चरर यानी ए, इसकी फैक्ट्री का किराया, इसमें काम करने वाले मजदूरों का वेतन, इसकी जितनी पूंजी निवेश की गई है उस पूंजी का इसने ब्याज दिया और खुद का प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो ये 1000 रुपया इसका आ रहा है। बी ने 1000 रुपये का ये सामान इनपुट खरीदा, इसकी दुकान का किराया, इसके यहाँ काम करने वाले मजदूर,
इसके यहाँ जो पूंजी इसने निवेश की उसका ब्याज और खुद का इसका प्रॉफिट, इन सबको जोड़ देंगे तो 500 रुपये इसका वैल्यू एडिशन हो गया। और इसकी भी दुकान का किराया, इसके भी मजदूरों का वेतन, इसका प्रॉफिट, इसकी पूंजी का निवेश, इसने भी 500 रुपये वैल्यू एडिशन किया। याद करो नेशनल इनकम में वैल्यू एडिशन कैसे होता है, समझाया था ना। तो प्रत्येक चरण पर कितना वैल्यू एडिशन हुआ, यहाँ 1000 हुआ, यहाँ 500 हुआ, यहाँ 500 हुआ, तो सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो बिक्री के प्रत्येक चरण, मल्टी पॉइंट क्यों है, यहाँ वैल्यू एडिशन पे टैक्स, यहाँ भी वैल्यू एडिशन पे टैक्स, यहाँ भी वैल्यू एडिशन पे टैक्स, इसलिए ये क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स है। मल्टी पॉइंट क्यों है, हर बिंदु पर जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उतना आपका टैक्स लगता है। ठीक है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन से लेकर बिक्री के प्रत्येक चरण में, यहाँ उत्पादन हुआ पहला चरण, दूसरा चरण और ये फाइनल चरण है ना, मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। इसमें कर की गणना का आधार वैल्यू एडिशन होता है। देखो 1500 पे नहीं लगेगा वैल्यू एडिशन पे, यहाँ भी 2000 पे नहीं, वैल्यू एडिशन पे। ठीक है, अर्थात यह बहुचरणीय टैक्स होता है, मल्टी पॉइंट टैक्स होता है, जो वस्तु के प्रत्येक बिक्री बिंदु पर होने वाले वैल्यू एडिशन पर लगता है। क्लियर हुआ सभी के? इससे किसी भी स्तर पर कर चोरी पकड़ी जा सकती है तथा डबल टैक्स देने से भी बचा जा सकता है। जैसे इसने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया तो ये पकड़ाएगा, तभी इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इसने चोरी की तो ये बता देगा, नहीं तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दोहरा कर देने से भी बचा जाएगा, क्योंकि ये अगर 2000 पे देगा तो इसका दोहरा कर लगेगा ना, तो ये कहेगा 1500 पे तो पहले ही दे दिया, आप केवल वैल्यू एडिशन पे लीजिए। ये कहेगा कि बी कहेगा 1000 पे तो पहले ही दे दिया, मैंने 500 वैल्यू एडिशन किया, मेरे से उसका लीजिए, क्योंकि मैं तो व्यापारी हूं। टैक्स अंततः कौन देगा, कंज्यूमर देगा। तो इससे पूरे देश में कर एकरूपता भी आ जाती है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये वेट जो है जीएसटी के लागू होने के बाद में समाप्त कर दिया गया। यद्यपि जिन वस्तुओं के ऊपर जीएसटी लागू नहीं किया गया है उनके ऊपर आज भी वेट लगता है। जैसे पेट्रोल पंप पे आप कभी गए होंगे, ठीक है, तो पेट्रोलियम पंप के ऊपर जब जाते हैं चाहे डीजल भराने या पेट्रोल भराने के लिए, तो आप जो बिल लेते हैं उसमें देखना वेट लगा हुआ आता है। बात समझ रहे हैं बच्चों? ऐसे लिखा रहता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, तो ये वेट हर राज्य में अलग अलग होता है, चूंकि वेट लगाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, बिक्री के प्रत्येक चरण पे होने वाली वैल्यू एडिशन पे लगने वाला टैक्स है। ठीक, अब ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है, केंद्र सरकार ने 1986 में एलके झा समिति जो आई थी, उस समिति की रिकमेंडेशन के ऊपर 1986 में ही दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से मूल्यवर्धित कर अपनाने का निश्चय किया था। तब वेट लागू करने की सरकार ने सोची थी, लेकिन राज्य सरकारों ने सहमति नहीं दी, तो फिर इसको लागू नहीं किया जा सका। तो पहले चरण में क्या लगा, 1 मार्च 1986 को मोड वेट लागू किया गया। मोड वेट और वेट में क्या अंतर है, ये बिक्री के प्रत्येक चरण में होने वाले वैल्यू एडिशन पे लगता है, जबकि मोड वेट जो होता है ये बिक्री के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, यानी वेट क्या है, ए बी सी, ये 3 बिंदु हैं, तो यहां भी लगा, यहां भी लगा, यहां भी लगा। यहां जितना वैल्यू एडिशन हुआ उस पे लगा, यहां जितना वैल्यू एडिशन हुआ वहां लगा, और यहां जितना वैल्यू एडिशन हुआ यहां वेट लगा। लेकिन मोड वेट क्या होता था, फाइनल चरण पे जहां अंतिम रूप से बिकता था वहां पे मोड वेट लगता था। तो टैक्स चोरी इन दोनों के द्वारा की जा सकती थी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स था, 11 प्रकार की दरें थी। उसको बाद में एक दर कर दिया गया 1 अप्रैल 2000 को, तो इसका नाम हो गया सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या हो गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। कब लागू हुआ देश में, 1 अप्रैल 2000 को, यशवंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे। 1 अप्रैल 2003 से वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने पर आम सहमति हो गई, यानी 1 अप्रैल 2003 को हमारे देश के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ, और पहला देश बना हरियाणा जिसने 1 अप्रैल 2003 को वेट लागू किया देश में सबसे पहले। और अंतिम राज्य बना उत्तर प्रदेश जिसने 1 जनवरी 2008 को अपने राज्य के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया गया था। ठीक है,
तो 1 अप्रैल 2003 को भारत के एकमात्र राज्य हरियाणा ने वेट को सर्वप्रथम लागू किया और भारत में सबसे अंत में वेट उत्तर प्रदेश द्वारा 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया था। बात समझ रहे हैं? हरियाणा आप जानते हैं बहुत से मामलों में, सुधार के मामलों में आगे रहता है, केवल बच्चियों की शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, उसमें भी अब सुधार कर रहा है, लेकिन बाकी मामलों में, खेलों में, आय में, खाने में, पीने में, घी खाने में, ये सब में हरियाणा आगे रहता। मेरा एक दोस्त था, जब मैं दिल्ली पढ़ता था तो सुबह तो क्या खाता था, एप्पल और केले, और शाम को लड्डू खाता था घी के, और उसमें घी ऐसे लगता था तैरता हुआ रहता था, ठीक है, एकदम बलिष्ठ था। तो मैं सोचता था यार तुम लड्डू खा रहे हो या घी खा रहे हो? तो बोले भाई इसमें आटा कम है, घी ज्यादा है, चूंकि हमारे यहाँ घी होता ज्यादा है। तो एकदम हट्टा कट्टा पहलवान टाइप था। बात समझ रहे? खैर एनीवे, भारत में ये जो वेट लगता है ये किस तरह का, तो भारत में उपभोग प्रकार का वेट लागू होता है। भारत में उपभोग प्रकार का वेट लागू किया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, यदि वो किसी भारतीय वस्तु का उपयोग करेगा, यानी भारत में कोई वस्तु खरीदेगा, तो उसे वेट देना होगा, यानी वेट के तहत उसको क्या देना होगा, कर देना होगा। भाई कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का हो, विदेशी हो, भारत में आकर कोई भी वस्तु खरीदेगा तो उसको एक टैक्स देना होगा वेट के तहत, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स बिक्री कर के रूप में दिया जाता है। ये जो वेट है ये मूल रूप से राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार वेट के रूप में सफलतापूर्वक क्रियान्वयनकर्ता के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका, फैसिलिटेटर की भूमिका में रहती है। क्लियर हुआ सभी के? उसके बाद में वेट के तहत प्रावधान किया गया था कि वेट लागू करने से राज्यों को अगर कर नुकसान होता है तो पहले वर्ष केंद्र सरकार 100% मुआवजा देगी, दूसरे वर्ष में 75% देगी, तीसरे वर्ष में 50% की क्षतिपूर्ति देगी। उसके बाद राज्य जाने और उनका काम जाने, ठीक है। भारत में वेट केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर लागू किया गया। केंद्र के स्तर पर वेट को सेन वेट के रूप में लागू किया गया, जबकि राज्य स्तर पर वेट बिक्री कर के स्थान पर लागू किया गया। सेल्स टैक्स के स्थान पर जीएसटी लागू होने के बाद वेट को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि जिनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं हुआ है वहां आज भी वेट लगता है, जैसे शराब हो गई, पेट्रोलियम हो गया, बिजली हो गया, रियल एस्टेट हो गया, इन पे जीएसटी लागू नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज जीएसटी के बारे में बेसिक सा बताऊंगा, बाकी इस पे कल लंबी क्लास लूंगा, 2 घंटे लगभग अकेला जीएसटी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। जीएसटी क्या है, कितने प्रकार का है, इसकी रेट्स क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है, ठीक है। फिर जीएसटी परिषद क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, ई वे बिल क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या क्या हुए हैं, ठीक है। और जीएसटी से संबंधित विभिन्न प्रकार की अन्य चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन आज एक बार इसके बारे में हम लोग देख देते हैं। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक ब्रॉड इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। हमारे संविधान के आर्टिकल 366 में इसकी परिभाषा दी गई है। पीने योग्य शराब को छोड़कर, पीने योग्य अल्कोहल यानी शराब को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी कहा जाता है, जिसको राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो खैर एनीवे, जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। अब इसको व्यापक अप्रत्यक्ष कर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक देश एक टैक्स एक मार्केट की बात करता है और बहुत सारे केंद्र और राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर अकेला टैक्स है और पूरे देश में इसकी दरें एक समान होती है, इसलिए ये ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। आर्टिकल 366 के तहत क्या कहा? इस प्रकार इसकी परिभाषा दी गई है कि पीने योग्य अल्कोहल को छोड़कर शेष सभी वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो याद रखना, कई बार मैं इंटरव्यू ले रहा था अभी आरएस का, तो मैंने इसका पूरा नाम पूछा इंग्लिश में, तो बच्चे बोलते गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जबकि सर्विस नहीं सर्विसेस है, ये ध्यान रखना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है बच्चों। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित करके बनाया गया है। इसमें 17 केंद्रीय व राज्य कर और 22 प्रकार के उपकर
शामिल किए गए, यानी 17 केंद्रीय कर खत्म हो गए और 22 प्रकार के शेष जो लगते थे अप्रत्यक्ष करों के मामले में उनको समाप्त कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारा फायदा हुआ है। ठीक है, अभी इसके बारे में ज्यादा समझाने की बजाय इसका बेसिक्स आपको पता चल जाए, फिर अगली क्लास में डिटेल समझाऊंगा। जीएसटी लागू होने के बाद में कौन कौन से कर रिप्लेस हो गए, खत्म हो गए हैं। तो ये तो केंद्र सरकार के कर हैं, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी दवाइयां और प्रसाधन पदार्थों पर लगने वाली खत्म हो गई। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी विशेष महत्व की वस्तुओं पर लगने वाली वो खत्म हो गया। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, कपड़ा और कपड़ों से बनी हुई वस्तुओं पर जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था वो खत्म हो गया। अतिरिक्त सीमा शुल्क, एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म हो गया। अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क, ठीक है, स्पेशल एडवांस जो कस्टम ड्यूटी था वो खत्म हो गया। सर्विस टैक्स खत्म हो गया। केंद्रीय अधिभार और उपकर, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगने वाले सरचार्ज और सेस थे वो भी जीएसटी के बाद में खत्म हो गए। तो इस तरह से 8 तो ये हो गए केंद्रीय कर। और दूसरा इधर राज्य सरकारों के जो कर थे, जैसे राज्य का यहाँ कंटिन्यूअस में मैंने दे दिया है, तो पहला दूसरा ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। राज्य का मूल्य वर्धित कर, यानी राज्य सरकार द्वारा जो वेट लगाया जाता है, केंद्र सेनवेट लगाता है और ये वेट लगाता है वो। और केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब जब वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने जाए तब लगाया जाता था केंद्र सरकार द्वारा। विलासिता कर, ठीक है, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर। एंट्री टैक्स जैसे ऑक्ट्रॉय, चुंगी इत्यादि। क्रय कर, परचेज टैक्स, मनोरंजन अम्यूजमेंट टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स। विज्ञापनों पर कर। अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखना है, एक होता है सेंट्रल एडवर्टीजमेंट टैक्स, जैसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन पे अगर आप एड देते हैं, ठीक है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो, सोशल मीडिया, इनमें जो अगर आप एड देते थे पहले वो होता था केंद्र सरकार का केंद्रीय विज्ञापन कर। और होर्डिंग और पोल वगैरह के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर, दीवारों के ऊपर कोई ये एड किया तो वो राज्य सूची का टैक्स था, तो वो खत्म हो गया है। राज्य के द्वारा लगाए जाने वाले अधिभार यानी सरचार्ज और उपकर जो गुड्स और सर्विसेज पे लगते थे वो भी खत्म हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे खत्म हो गए। अब ये जो वस्तु एवं सेवा कर है इसकी रेट जो है 4 प्रकार की रेट हैं। कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। ये अपेक्स है, ये न्यूनतम है। अब इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर नील है, मतलब 0% है, और कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पे बहुत कम है। ठीक है, अलग अलग इसकी दर इसलिए बनाई गई है कि भाई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक ही दर होनी चाहिए, तो फिर जो कर का जो उत्पादकता का सिद्धांत है कि भाई वो वस्तुएं जो हार्मफुल हैं या ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, दुर्लभ है, उन वस्तुओं के ऊपर ये टैक्स कम होना चाहिए, ताकि जो दुर्लभ वस्तुएं उन पे ज़्यादा होना चाहिए, हार्मफुल है उन पे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, गरीब लोगों से संबंध जिसका है, उनके ऊपर कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर एक होता तो गरीबों को नुकसान ज़्यादा होता, अमीरों को फ़ायदा होता। फिर शराब के ऊपर भी कम टैक्स लगता, जिस दिन शराब पे अगर जीएसटी लग जाएगा, पेट्रोल के ऊपर आ गया तो उस पर भी कम लगेगा, तो जल्दी खत्म होगा। बात समझ रहे बच्चों? तो इसीलिए इसमें अलग अलग दर रखी गई। इस पर डिटेल में चर्चा आगे की क्लास में करूंगा। अब जीएसटी के अंदर एक चीज आपको और देखनी है, ठीक है, कि इसका जीएसटीएन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जो है, इसमें 15 नंबर का एक डिजिट आपको दिया जाता है, जो जिसको जीएसटी नंबर कहा जाता है। उसका फॉर्मेट क्या है? 2 नंबर आपके होते हैं, ये स्टेट कोड होते हैं। उसके बाद में आपके पेन नंबर होते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एंटिटी नंबर है, ठीक है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर इन अ स्टेट, एक उसका होता है। एक अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेट जेड बाई डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट आपका इसमें आएगा। और फिर चेक सम डिजिट लास्ट में होता है। इस तरीके से ये डिजिट होता है आपका, 15 अंक का जीएसटी नंबर में फॉर्मेट होता है। तो अभी जो जीएसटी टैक्स है इसमें एक तो कि भाई ये
कौन कौन सा होता है, तो जैसे आप देखेंगे जीएसटी जब लगता है तो उसमें आप देखेंगे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, फिर इसकी विशेषताएं, और ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। खुश रहिए बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा ये वीडियो देखा है। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपको अच्छा लगे तो आप लिख दीजिए नीचे कि सर बहुत अच्छा लगा, हम भी उससे मोटिवेट होते हैं। भाई आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें भी लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आए देखे चले गए, तो ऐसा लगता है पता नहीं लाइव क्लास ले रहे हैं बच्चों की, उससे बच्चे देखते भी या नहीं देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, खुश रहिए।